सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल एक्स टेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ये। देखो, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक उस इक्वेशन को बोल दी जाएगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। क्या हो? 2। जैसे अभी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते थे कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है ना। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, और इसमें एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है वो वेरिएबल एक्स ही हो, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मतलब मैंने तुम्हें बताया था ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट होता है तो उसे हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं और एक्स की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल इक्वेशन बोल सकते हो, जहाँ पे ए बी और सी ये तीनों ही क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और ए हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन जो है ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये है क्यों? देखो, अगर इस इक्वेशन में मैं 0 पुट कर दूं ए की जगह पे, तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है? क्या यहाँ पे x है वेरिएबल, x की पावर कितनी है, 1 है ना। 2 नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए ना? तो फिर इसलिए a जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। दोबारा बता देता हूँ इन सिंपल वर्ड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब देखो, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनती कैसे है, देखो एक एग्जांपल दे रखे हैं। अमित एंड स्नेहा टुगेदर हैव 40 रुपीज। मतलब भाई अमित के पास और स्नेहा के पास, दोनों के पास कितने रुपए हैं, मिला के 40 रुपए। बोथ ऑफ देम स्पेंड 3 रुपीज ईच। दोनों ने कितने रुपए, 3 रुपए खर्च कर दिए। ये कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मनी दे नाउ हैव इज 264। ठीक है, अब देखो समझ लो पहले कि ये कह रहा है कि ना कि भाई अमित और स्नेहा दोनों के पास मिला के कितने रुपए हैं, 40 रुपए हैं। अमित भी 3 रुपए खर्च कर देता है और स्नेहा भी 3 रुपए खर्च कर देती है। तो ये कह रहा है कि अब इनके पास जितना पैसा बचा है ना, तीन रुपए खर्च करने के बाद जितना पैसा बचा है उसका जो प्रोडक्ट है वो है 264। मतलब मैं अमित वाले में से भी 3 रुपए घटा देता हूँ और स्नेहा वाले में से भी 3 रुपए घटा देता हूँ। तो ये कह रहा है अब इनका जो प्रोडक्ट है वो है यार 264, इतने रुपए आया। देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ठीक है, हमसे यही पूछा है क्योंकि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। देखते हैं भाई, मैंने मान लिया कि स्नेहा के पास किसके पास, स्नेहा के पास जो मनी है वो है x रुपीज। ठीक है, कितने रुपए, x रुपए। तो अमित के पास कितने रुपए हो जाएंगे भाई, अमित के पास हो जाएंगे 40 माइनस एक्स, है ना भाई, क्योंकि स्नेहा और अमित दोनों के पास मिला के 40 रुपए हैं। तो अगर स्नेहा के पास x रुपीज हुए तो अमित के पास 40 माइनस एक्स होंगे। ये बात तो समझ गए ना? अब देखो हम क्या करेंगे भाई, दोनों की वैल्यूज को इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, देखो 40 माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 264। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37 माइनस एक्स माइनस 3 264। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 37x माइनस 111 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 264। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 111 को उधर साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 264 प्लस 111, ये आ जाएगा कितना, 375। और इन दोनों को उठा के हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 375 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो अब ये कह रहा है कि भाई इस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब हमें ना इन सब सारी इक्वेशंस को देख के हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक है, अब
स्क्वायर देखते ही बच्चे जल्दबाजी यहाँ पे ये करते हैं कि स्क्वायर दिखा टिक मार दो, यही ऑप्शन है। पर ऐसा नहीं करना है, तो क्योंकि ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। हो भी सकता है आंसर सही भी हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें सॉल्व करके ही देखना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो एक्स स्क्वायर इससे भी आएगा और दोनों का सेम साइन है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब देखो सेकंड वाला सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट रूट एक्स इक्वल टू 2x रूट एक्स। अब देखो ये और ये सेम ही तो है, तो ये कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बच रही है, ठीक है। इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ना, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक बार थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। देखो अब वही सेम सीन, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इसमें ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया था। वहीं एक्स क्यूब है, तो इसमें भी ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x ब्रैकेट 1 ब्रैकेट x प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x ब्रैकेट x प्लस 1। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इसकी इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे तो आएगा प्लस का 3x। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, एक्स स्क्वायर इसमें भी आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये भी नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो ये कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखो कोई भी नंबर जो होता है ना, वो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब उस नंबर को हम वेरिएबल की जगह पे पुट करते हैं, तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन जो होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। x वो लिखेंगे 1, x इक्वल 5, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 50 प्लस 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। भाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 5, ठीक है। 50 प्लस 5k इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 5k इक्वल टू माइनस का 55, ठीक है। राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। 5 से ये 55 11 पे कट जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 11। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, x अपॉन 12 इज माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाई हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करेंगे, इसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, x अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन में x। अब भाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 12 की 3 से करेंगे तो 36, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर साइड जाएगा रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36, x इक्वल टू 6, है ना, x इक्वल टू 6। पर ये आंसर हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमेशा 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे तो x की वैल्यू 6 आ रही है, ये तो एक ही सॉल्यूशन है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे रूट को सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी x की, एक प्लस का 6 आएगी और एक आएगी माइनस का 6। तो इसको हम कंबाइंडली लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये होगा ऑप्शन में, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 होते हैं, एक
और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी होता है, पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी जानते हैं, और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही तुम्हें मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि ये तो तुम ऑलरेडी पहले पॉलिनोमियल वगैरह में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम लोग एसी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम तुमने अभी पहली बार सुना होगा, एसी मेथड, ठीक है। एसी मेथड इसको क्यों बोलते हैं वो बताते हैं अभी। देखो एसी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, देखो एसी मेथड पहले तो समझ लो इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए और सी। देखो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। भाई हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर वाले को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और उसके फैक्टर बनाते हैं, ये दोनों के प्रोडक्ट लेते हैं और उनका फैक्टर बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम एसी मेथड है। देखो अब ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, किसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो करते हैं भाई 12 इंटू 2 24, ठीक है। अब 24 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, देखो इधर ध्यान दो, देखो ए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम सी से करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट आएगा उसके ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं, पी एक्स और क्यू एक्स, जिनको प्लस या माइनस करके बी एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बी एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में देखते हैं 24 आया हमारा मल्टीप्लाई करके, अब उसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए या माइनस करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 कैसे कैसे आता है, 2 इंटू 12 और 4 इंटू 6 और 8 इंटू 3, है ना भाई। देखो अब 8 वो 3 में जोड़ूं तो 11 आता है, माइनस करेंगे तो 5, 6 इंटू 4, है ना। अब इन दोनों को प्लस करें तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करें तो 10 आ जाएगा। अब हमें देखो 10 तो इससे भी आ जाएगा ना, दोनों को माइनस करें, पर इक्वेशन में कहीं भी माइनस नहीं है, इक्वेशन में कहीं भी माइनस नहीं है। देखो अगर इस इक्वेशन में कहीं भी माइनस होता ना तो हम इन फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइनस इंक्लूड हो रहा है। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनमें दोनों में प्लस आए, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी इक्वेशन में प्लस प्लस ही है हर जगह। तो करते हैं, देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉमन लेंगे यहाँ से, 2x x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 4 को कॉमन लेते हैं, यह जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 और ये वाला प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, माइनस का 3, और 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी माइनस का 3, ये इसके दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब देखो एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसने बोला द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 250 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। मतलब ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड से, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड से उसके ब्रेड के डबल से 5 ज़्यादा है ना। तो अब कर क्या सकते हैं भाई, एक्सलेट करते हैं, ठीक है। पर एक्सलेट करते किसको है, देखो लेंथ के बारे में बता रखा है ना, लेंथ के बारे में बता रखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, किसके कंपैरिजन में, ब्रेड के, तो ब्रेड को x मान लो। तो हम करते हैं लेट ब्रेड्थ बी x, ठीक है। अब जब ब्रेड्थ x हो गई तो लेंथ कितनी हो गई भाई, देखो ब्रेड को अगर मैं 2 गुना कर दूं, ट्वाइस कर दूं और उसमें +5 कर दूं तो हमारी लेंथ निकल जाएगी, मतलब 2x प्लस 5, ये हो जाएगी हमारी लेंथ। और उसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 250, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 250 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, इक्वल टू 250। तो ये दे रखा है हमें x ब्रैकेट x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 250। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
250 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, वही हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 इंटू 25 500। अब 500 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं भाई हमें कि प्लस का 5 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो 20 और 25, ये तो मैंने सोच लिया। तुम लोग इसे कैसे करते, 500 के ऐसे फैक्टर बना लो। देखो 2 से 250 पे, 5 से 50 पे, 5 से 10 पे, 2 से 5 और 5 से 1। तो देखो 5 इंटू 5 25। ठीक है, इसमें से तुम्हें पेयर्स बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इतना भी इजी नहीं होगा मुझे पता है, बट फैक्टर्स सोचने हैं, अब सोचने से ज़्यादा अच्छा करना होता है। तो फिर ऐसा ऐसे करके देख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। उससे तुम्हें क्लू मिलेगा कि इनमें से ही, इन्हीं पेयर में से ही कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, और 2 जा 4 इंटू 5 करेंगे तो 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ रहा है, और माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 20x। अब यहाँ पे मैंने 25 को प्लस का साइन दिया और माइनस का 20 दिया। क्यों, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर नंबर आता है। ठीक है, देखो 25 में से मुझे 20 को माइनस करना है ना, तो माइनस हो रहा है, और साइन किसका चाहिए, हमें प्लस का चाहिए। तो प्लस का साइन किसको दिया, बिगर नंबर वाले को दिया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर नंबर का आता है। -250, तो इसको कॉमन ले लेते हैं x को, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 25। और इसमें से माइनस का हम लोग कॉमन ले लेते हैं 10, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10। देखो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये तो नेगेटिव में जाएगी, है ना, ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। और इसको सॉल्व करूँ, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ जा रही है। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ब्रेड्थ है वो है 10 मीटर। ठीक है, और लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगी 25 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ रहा है। देखो 250 ही हमें क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240। देखो अब पहले तो एक चीज समझो कि वर्ड जो लिखा है ना कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, या फिर जस्ट आफ्टर। ठीक है, या हिंदी में बोले तो लगातार आने वाले। ठीक है, लगातार आने वाले। तो इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब हम जानते हैं मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, प्लस भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, है ना, पर यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया, मतलब हमें वैल्यूज प्लस वाली ही लेनी है। तो उसने बोला दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 240 आएगा। तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। करते हैं भाई, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, तो पहले नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा, उससे पहले सुनो, देखो मैं अगर बोलूँ 3 4 5, तो ये क्या है, नंबर्स है ना, सारे पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अब मैं 3 5 6 ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे 4 मिसिंग है, और उसने पहले ही बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार होनी चाहिए। तो 3 4 5 ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो मतलब देख रहे हो यहाँ पे एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो भाई हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे कि अगर एक पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो x है हमारा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी x प्लस 1, है ना। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने। तो देखो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 240। अब करते हैं भाई सॉल्व इसको। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 1x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमें
देखो 1 की मल्टीप्लाई 240 से करेंगे तो क्या आएगा 240। अब ये 240 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने के बाद, या प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए। अब ये है दुविधा वाली बात कि भाई अब क्या फैक्टर्स होंगे, करके देखते हैं। 240, 2, 120, 260, 230, 2, 15, 5, 3, 3, 1। भाई ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, है ना। तो अगर मैं 5 3 जा 15 इंटू 2 30 और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इन दोनों को करो तो -1 नहीं आएगा। तो ये हमारा पेयर नहीं हो सकता। इसके अलावा और देखते हैं, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, भाई 16 और 15, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 240 आ रहा है, और माइनस करने पे 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई ये दोनों ही हमारे पेयर्स हो सकते हैं। पर अब साइन की दिक्कत है, साइन किसको कौन सा दें, हमें यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, है ना, और इन दोनों को माइनस करके हमें 1 लेके आना पड़ेगा। तो हम बड़े वाले नंबर को प्लस का साइन देंगे, छोटे वाले नंबर को माइनस का साइन देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर नंबर का आता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 15x माइनस का 240 इक्वल टू 0। भाई यहाँ से हम लोग x को कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 16 माइनस 15 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x प्लस 16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, x इक्वल टू माइनस का 16 और x इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 16 नहीं हो सकती क्योंकि हमसे पॉजिटिव पूछा है, तो हम लोग 15 को कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, और जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ठीक है। तो 15 और 16 हमारे दोनों आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो, अब ये सम और प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट ना तुमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा, ठीक है, पर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग। चाहे तो हम इसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले तरीके से भी कर सकते हैं, पर अगर ये एमसीक्यू में होता तो हम डेफिनेटली उसी तरीके से करते हैं। पर अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले तरीके से ही करेंगे या फिर फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसके देखो, ये वर्ड लिखा है ना रूट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉल्यूशन। रूट्स का मतलब है ऐसी वैल्यूज, रूट्स का मतलब है रूट, देखो रूट्स लिखा हो या जीरोस लिखा हो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन लिखा हो, एक ही बात है। रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन तीनों ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम लोग जब इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है। समझ गए ना। देखो सॉल्व करते हैं अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। भाई 2 4 जा 8, हमें 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो 9 आना चाहिए। 8 कैसे कैसे आता है, 2 इंटू 4 और 8 इंटू 1। अब 4 में 2 को प्लस करूँ तो 6 आएगा, और 4 में 2 को माइनस करूँगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, या 2 आएगा प्लस का। इन दोनों को करें प्लस तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और माइनस करें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्लस का 9 या माइनस का 9 वो देखते हैं अभी, ठीक है। पर यहाँ से हमें ये कंडीशन पता लग गई कि 8 और 1 इसका फैक्टर हो सकते हैं। अब 8 और 1 हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए साइन, है ना, हमें साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। और हमें क्या, भाई इन दोनों को प्लस भी करना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। माइनस का 8x माइनस का x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दो फैक्टर्स मिल गए। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2x को कॉमन निकालते हैं, x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, प्लस का 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। भाई अब हमारा ये हो गया
फर्स्ट सॉल्यूशन और ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन, दो वैल्यूज आ गई। पर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले एक बार सम देख लेते हैं। भाई ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9/2 सम हो जाएगा हमारा 9/2 और प्रोडक्ट हो जाएगा मतलब x1 x2 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 पे, तो 2 बन जा ये 2 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसे अल्फा बीटा वाले तरीके से करते तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ जीरोज होता है ना, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 माइनस का, तो माइनस माइनस 9 अपॉन में ए कितना है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 अपॉन में 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 9/2 और हमारा 9/2 ही है। ठीक है, अल्फा बीटा देख लेते हैं, अल्फा बीटा कितना आएगा सी अपॉन में ए, अल्फा बीटा सी कितना है 4 अपॉन में ए कितना है 2। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 आएगा, अल्फा बीटा हमारा कितना आ रहा है 2, मतलब हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा था 2। तो दोनों सिचुएशन से आंसर सेम ही आएगा, बट ये है कि बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके बोला है तो हमने चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग कर दिया। बाकी अगर एमसीक्यू में आए तो तुम्हें चैप्टर नंबर 2 वाले तरीके से ही करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाले तरीके से ही करना है। ठीक है, क्योंकि उससे जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे मेन है ना, क्योंकि इस पे बेसिस क्वेश्चन बहुत पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स करके पूछ लेगा। ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोल देगा सॉल्व कर दो, और भी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके असर्शन रीजन हो सकता है इसका। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट यूजुअली डिनोटेड बाय डी दैट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट इज रूट। आफ्टर दैट वी फाइंड रूट्स। देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है नेचर ऑफ वैल्यूज के बारे में। नेचर ऑफ वैल्यूज किसकी, वेरिएबल्स की। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि रूट्स के बारे में बताता है हमें कि वो रूट्स किस तरह के होंगे, मतलब दोनों सेम नंबर होंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंट नंबर होंगे, या फिर उस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, वो हमें कौन बताता है, डी बताता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ना तुम्हें हमेशा कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, ठीक है, तो तुम्हें इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा याद रखना है, मतलब माइंड में रखना है, हमेशा भूलना नहीं है इस चीज़ को, है ना। क्योंकि अगर इसको माइंड से उतार दिया तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस है, क्योंकि समटाइम्स ना क्वेश्चन में तुम्हें इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया होता है बेसिकली। जैसे कि अगर मैं लिख दूं ऐसे 2x² + 7 - 3x ऐसे करके गिवन दे देगा। ठीक है, ये इक्वेशन सही नहीं है, बट मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ सिर्फ। देखो इस फॉर्म में दे देगा, अभी इस फॉर्म में बच्चे क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर उसके फैक्टर्स बनाने लग जाएंगे और क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना है। इसलिए देखो अब ये डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही हमारा ax² + bx + c = 0। तो इसमें जो ये b वाली टर्म है b² - 4 × a × c, b² - 4 ac। इसके बाद d निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x1 और x2 निकालते हैं। मतलब मैंने बताया था ना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज निकलती है, दो सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, तो x1 और x2 हमारे वो दो सॉल्यूशंस हैं जिनको निकालने के फॉर्मूले क्या है, ये तरीका ही समझ लो। ठीक है, इसमें एक बार हम यहाँ पे प्लस रखते हैं, एक बार यहाँ पे माइनस रखते हैं, ये पूरा कुछ नहीं है, ये पूरा ही हमारा d है। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो x1 = -b + √d अपॉन में 2a। इसको लिख सकते हैं x2 = -b - √d अपॉन में 2a। ठीक है, तो इतना भयंकर से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो काफी है। ठीक है, बट लिखने के लिए तुम पेपर में इसको लिख सकते हो, पर सेम ही बात है, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि d जो है वो हमारा b² - 4ac के बराबर होता है। अब देखो एक बार ना इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व किया है। देखो ये क्वेश्चन है ना, पर अब इसको हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखते हैं।
इसका डी फाइंड करते हैं, फाइंडिंग डी। देखो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी कितना है माइनस का 9, ठीक है, ये 9 ही कंसिडर मत करना, माइनस का 9 है, ध्यान रखना माइनस को भी कंसिडर करना है, ठीक है, चाहे वो ए पे हो, चाहे सी पे हो, चाहे बी पे हो, माइनस को भी कंसिडर करना है। माइनस 4 ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 9 का स्क्वायर, देखो एक चीज समझो, माइनस का ए, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, ए इंटू ए स्क्वायर, तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाता है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस का 81 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 4 जा 32, तो 32 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ठीक है, तो डी हमारा कितना आया 49 विच इज ग्रेटर देन 0। तो डी इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। देखो अगर हमें इसी का आगे सॉल्यूशन भी निकालना होता, देखो x की वैल्यू निकालनी होती तो हम लिखते माइनस बी, देखो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, और एक बार माइनस रख के करेंगे, x इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू कितनी है माइनस में है माइनस का 9 प्लस अंडर रूट में 49, b की वैल्यू 2 ब्रैकेट ये 2, a की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9 प्लस 49 का रूट होता है 7 अपॉन में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 और 7 16 अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 4, x1 की वैल्यू आई कितनी 4, उसी तरह x2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस अंडर रूट में 49 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 माइनस 7 अपॉन में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे तो 1/2, ठीक है, तो x2 कितना आया हमारा 1/2, तो x की एक वैल्यू आई 1/2, x की एक वैल्यू आई 4, ठीक है, देखो सेम ही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे निकाली थी, x की एक वैल्यू 1/2 और एक वैल्यू 4, ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं, डी की जो वैल्यू हमने निकाली ना वही हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताती है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है डी की, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, क्या आते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब बेसिकली डिफरेंट होता है, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज फॉर वेरिएबल, ठीक है, 2 अलग अलग वैल्यूज आएगी, जैसे कि हमारी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारी एक वैल्यू आई हाफ और एक वैल्यू आई 4, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है। आगे वही ये कह रहा है डी इज इक्वल टू 0, जब डी जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो हमारे क्या आते हैं 2 इक्वल रूट्स आते हैं, क्या आते हैं इक्वल रूट्स, मतलब दोनों सेम ही वैल्यूज होती है, क्या होती है दोनों सेम वैल्यू आते हैं, जैसे एक 1/2 आ गया तो दूसरा भी 1/2, इसी तरह से। अब जब डी हमारा 0 से छोटी वैल्यू हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, तो हमारे नो रियल रूट्स होते हैं, मतलब कोई हमारा डेफिनेट आंसर नहीं आता, या तो हमारा रूट में आंसर आएगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ये लिखा है कांट गेट एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द वेरिएबल। देखो अब फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और इसने बोला है कि भाई उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स भी निकाल के बताओ हमें इसके, तो करते हैं सॉल्व इसको। भाई 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अब डी निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है हमारा, डी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू है क्या, ये जनरल, देखो सबसे पहले चेक करा करो जनरल फॉर्म, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, सी वाली टर्म है, सी वाली टर्म है ना कांस्टेंट वैल्यू, बट यहाँ पे बी एक्स वाली टर्म नहीं है, बी एक्स वाली टर्म नहीं है मतलब वो 0 है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे बी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5, है ना, नहीं 5 नहीं है, माइनस का 5 है, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस का 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16, 16 5 80, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 80, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सी कंडीशन होगी, 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे क्योंकि हमारा डी जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ये देखो ये वाली सिचुएशन समझ गया ना। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे भी हमने बता दिया कि इसका नेचर क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, और हमारा डी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 9x² - 3kx + k = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये कह रहा है कि अब कौन सी वैल्यू के की ऐसी होगी जिसमें इस इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या है कि भाई डी हमारा जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 9x² - 3kx + k = 0। डी निकालते हैं, d = b² - 4ac। तो d इक्वल्स b कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना x हमारा सिर्फ वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी कोई अल्फाबेट होगा ना उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं या फिर कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या होगी, -3k, इसका होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट, a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है k। अभी हमें कंडीशन चेक करनी है यहाँ पे, है ना, कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। भाई यहाँ पे आ जाएगा 9k² - 4 9 36, 36k ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो पूरी वैल्यू होगी ना, ये पूरी तो वैल्यू होगी, ये 0 से ग्रेटर होगी क्योंकि इसमें कंडीशन बोल रखी है कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9k कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा k - 4 ग्रेटर देन 0। तो अब भाई सिंपल सी बात है, भाई ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब हो सकती है, 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो 9k ग्रेटर देन 0 हो, और k - 4 ये भी ग्रेटर देन 0, है ना भाई, तभी तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है। मतलब यहाँ पे हमें k की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, है ना, k की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, तभी ही हमारा क्या हो सकती है, ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं k की, अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं k की, तो भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू, अंदर भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव वाली कंडीशन, मतलब कि k की हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, और k की वैल्यू जो है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं, समझना, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो 4 - 4 0 हो जाएगा, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो ये 4 - 4 0 हो गया, और 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, पर यहाँ पे इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो मतलब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 4 नहीं रख सकता, है ना, मैं k की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं k की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल टू हो जा रही है, पर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, मतलब मुझे k की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 रखनी पड़ेगी, तभी हमारी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ सकती है। अगर तो मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रख दूं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो जैसे कि अगर मान लो मैंने -1 रख दिया, लेट से k की वैल्यू -1 रख दी, तो -9 ब्रैकेट -1 -4, तो -9 अंदर आ जाएगा -5, इन दोनों को करेंगे 9 5 45 प्लस का 45 विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो मतलब मैं अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि k की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब k कैन बी लेस देन 0, और k जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अगर k की वैल्यू लेस देन 4 डाली गई तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 डालनी पड़ेगी या फिर लेस देन 0 डालनी पड़ेगी। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भयंकर सी, और इसने बोला है कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं और 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं, मतलब ठीक है,
तो ये सिचुएशन किसकी है, डी इक्वल टू 0 की, है ना। अभी हमने देखा भाई डी इक्वल टू 0 होता है तो 2 रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस डी निकालना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा बी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू बी की है, ये पूरी वैल्यू ए की है और ये पूरी वैल्यू सी की है। तो यहाँ पे लिखा 2 ब्रैकेट m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट m माइनस 1 ब्रैकेट 1, डी की वैल्यू 0 रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट m माइनस 1 का होल स्क्वायर m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट m माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों में से मैं 4 m माइनस 1 को कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 m माइनस 1 इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, एक m माइनस 1 बचा, m माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0, है ना। तो बचा क्या, m माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हो तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये कह रहा है फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है और रियल और इक्वल रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद से करना एक बार। भाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देखो अब ये क्वेश्चन भी ना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर अगर ऑप्शंस नहीं गिवन है तो पता करना बड़ा मुश्किल है, और कोई तो इसका आंसर ऑप्शंस देने के बाद भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो चलो मैं ऑप्शन दूं, ए ऑप्शन मान लो मैंने 3 दे दिया, ठीक है, बी ऑप्शन माइनस का 1/2 दे दिया, सी ऑप्शन 1 दे दिया और डी ऑप्शन दे दिया 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर चलो ठीक है, तो मुझे इसका आंसर ना कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर इसका तरीका देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमें सिचुएशन दे रखी है और बोला कि इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी है, डी ग्रेटर देन 0। तो डी निकालते हैं भाई, इसका डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। तो करते हैं भाई कैलकुलेट, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है बी, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, तो बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0, है ना। अब यहाँ से हम लोग b को कॉमन निकाल लेते हैं, b माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो अभी इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, है ना भाई। सिंपल सी बात है, ये पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी पूरी, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ सकता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई और ये पूरी वैल्यू भी नेगेटिव हुई तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव आ सकता है ना। ये दो ही कंडीशन है जिसमें मेरा आंसर पॉजिटिव आ सकता है, अदरवाइज मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन नहीं बैठेगा सही, है ना। तो हमें बी की ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जो पॉजिटिव हो, है ना। तो अगर तो मैं देखो, मुझे यहाँ पे देखो सिंपल सी बात सोचो, अगर तो मैं यहाँ पे 4 रखूं तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और बी की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, है ना। तो फिर यहाँ पे तो इक्वल टू 0 नहीं है, ये तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 4 मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, मतलब मुझे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि 4 से बड़ी हो, है ना। तो मैं यहाँ से एक चीज बता सकता हूँ कि b की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, तभी इसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है, मतलब तभी इसका आंसर 0 से बड़ा आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि भाई b की वैल्यू मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, है ना, तो ब्रैकेट में अंदर भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी,
देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो अगर मैं b की वैल्यू -1 रख दूँ, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, माइनस में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मैं -1 ले लेता हूँ, तो मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो -1 ब्रैकेट -1 -4 -1 ब्रैकेट -5, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5 5। देखो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है ना, आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब अगर मैं बी की कोई नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक ही आंसर नेगेटिव में, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं गिवन है और ना ही कोई ऐसी वैल्यू जो 4 से बड़ी हो। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका वैसे तो आंसर 4 भी नहीं होता, क्योंकि 4 रखते तो 0 आ जाता, 0 तो हो ही नहीं सकता, और ये दोनों वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू या तो बी की वैल्यू या तो 4 से बड़ी होनी चाहिए या फिर बी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखी है, और टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, ये वही सिचुएशन है, 2 इक्वल रियल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0। अब इक्वल रूट्स वाली कंडीशन ना बहुत आसान होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें d निकालना होता है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, d इक्वल टू, इसमें देखो पहले हमें ना पहले इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ये सॉल्व नहीं है ना, ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको। तो देखो पी एक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो आएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स को 2 से करते हैं तो आएगा 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, है ना। देखो अब इसमें b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2p माइनस 4 ब्रैकेट p ब्रैकेट 6, 0 इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 6 4 24p। देखो अब यहाँ से मैं 4p को कॉमन निकाल लेता हूँ, यह आ जाएगा p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 4p को राइट साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यही हमारा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब ये तो देखो रूट में आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले बात तो देखो यहाँ पे लिखा सॉल्व फॉर x। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो तुम इसे या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट √2 ब्रैकेट 5 √2। अब सॉल्व करते हैं इसे, d इक्वल टू 49 माइनस, देखो √2 इंटू √2 2, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, d इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x1 हमारा कितना हो जाएगा माइनस b प्लस √d अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का b, माइनस की b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस √9 2a 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 अपॉन 2 भाई इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक चीज समझो, देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये जो एक √2 है ना, अब ये जो एक √2 है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस का अपॉन √2। अब ये जो एक √2 है इससे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का √2। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, x2 कितनी आ जाएगी माइनस, देखो यहीं पे इसी इक्वेशन में ही माइनस रख देते हैं, यहाँ पे माइनस का 7 माइनस 3 अपॉन 2 √2, तो ये जाएगा माइनस का 10 अपॉन 2 √2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस का 5, रेशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 √2 अपॉन में 2, ठीक है। दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। हम नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन में ए एक्स प्लस 1,
देखो अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं, क्योंकि उससे 2-3 स्टेप में हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स हम लोग इसको मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की इससे करेंगे तो ए एक्स प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। एलसीएम लेने के बाद ए नीचे वाला जो होगा वो राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे ए एक्स को, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए। इन दोनों में से 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस यहाँ पे ए आएगा, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस ए कॉमन और ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस ए और एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैं तुम्हें ना ये तुम होमवर्क में करना एक बार खुद से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाती है, डिस्टेंस को ट्रैवल करती है एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये तुम लोग पढ़ के आए होगे 9th 8th क्लास में फिजिक्स में। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई ये बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो उसने बोला कि ओरिजिनल स्पीड बताओ, ठीक है। तो हमने उसकी ओरिजिनल स्पीड को x मान लिया, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि एक ट्राइंगल होता है ना, डी एस और टी, ठीक है। हमें इसमें जो भी निकालना होता है हम उस पर फिंगर रखते हैं। जैसे हमें डी निकालना तो डी पे फिंगर रखी तो उसका फॉर्मूला हो गया एस मल्टीप्लाई बाय टी। उसी तरह से हमें अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड पे फिंगर रखी डी अपॉन में टी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम पे फिंगर रखी तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मेरे को दोनों चीज़ों के लिए एक कॉमन चीज़ दी हुई है टाइम, है ना। तो मैं टाइम ही निकाल लेता हूँ। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। देखो अब डिस्टेंस तो कॉमन है 480, तो मैं मान लेता हूँ भाई पहले ये चल रहा है 480 किलोमीटर अपॉन में एक्स, स्पीड से डिवाइड कर दिया तो ये इसका टाइम आ गया, ठीक है। ये आ गया कितना टाइम। देखो सेकंड सिचुएशन ना, पहले पढ़ो एक सेकंड, ये क्या लिखा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। भाई उसको, भाई जो ये कह रहा है कि अगर टाइम 2 जो है, ट्रेन जो सेकंड वाली में टाइम देती है, मतलब अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब टाइम सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा है टाइम फर्स्ट वाले से। कितना घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है ना। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 3, है ना। भाई स्पीड सेकंड कितनी होगी, देखो स्पीड सेकंड कितनी होगी, उसने बोला 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। मतलब पहले की अगर स्पीड x है तो बाद की स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, है ना। भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 480 ऊपर 480 है, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 480 को। ये आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 3, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसे कॉमन ही लो, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं, पर यहाँ से 3 से कट जाएगा इसलिए मैंने कॉमन लिया 160, ठीक है। तो 160 को उधर साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन 160। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा, इसको एलसीएम लेते हैं x माइनस 8 x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 160, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो x माइनस 8 x माइनस एक्स प्लस का 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। x से x कैंसिल,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 16 8 जा कितना होता है 128, तो 1280 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई 1280 काफ़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए फैक्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लगाते हैं डी वाला फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट माइनस का 1280, तो डी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 64 माइनस 4 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64। अब 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 8 जा 32, तो 20 3 कैरी गया, तो 12 4 जा 48 और 3 51, तो ये आ जाएगा डी की वैल्यू, ये आ जाएगी 5184। निकालते हैं भाई अब एक्स की वैल्यू। देखो x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस बी का प्लस बी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। प्लस रख के सॉल्व करते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 प्लस अंडर रूट में 5184, ठीक है। देखो अब एक चीज़ समझो, मैं तुम्हें ना यहाँ पे बता देता हूँ कि तरीका क्या है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कोई भी परफेक्ट रूट है या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं। देखो अब एक चीज़ समझो, देखो ये 5000 के आसपास है ना, 5000 के आसपास हमें पता है भाई 70 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो 4900 हो जाता है ना, और 80 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो 6400 होता है, मतलब इन दोनों के बीच में है ना। और यूनिटरी डिजिट देखो 4 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 4 आ जाए, तो या तो 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आ जाए, है ना, या फिर 8 का स्क्वायर करूं तो 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है, तो यूनिटरी डिजिट 4 है, तो 64 का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई या तो देखो 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तो या तो आंसर 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है, 72 या 78। अब देखो ये जो नंबर है ये 4900 के पास ज़्यादा है या फिर 6400 के पास ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 4900 के पास ज़्यादा है, तो छोटे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करके भी देख लो ये रूट किसका होगा, 72 का होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, है ना, अपॉन में 2a है ना, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस 72 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 40, है ना, 40 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 80 और अपॉन में 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। देखो अगर मैं माइनस रख के सॉल्व करूंगा ना अब यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, और हमारी स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन्स ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ मोटर बोट whose speed is 24 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 32 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot। भाई ये कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में जितना वो टाइम लेता है उससे 1 घंटा ज़्यादा लेता है, कितने 32 किलोमीटर चलने में, है ना, अपस्ट्रीम में। तो और स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड पूछी है स्ट्रीम की, ठीक है। अब एक चीज़ पहले ये चीज़ समझो कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। अपस्ट्रीम होता है जैसे मान लो कि यहाँ से रिवर बह रही है ना, और तुम्हारी बोट ऐसे जा रही है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये होता है अपस्ट्रीम। क्या होता है, अपस्ट्रीम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्पीड को, मतलब इसकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड और स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रिवर माइनस स्पीड ऑफ बोट ऐसे करते हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से रिवर बह रही है और इधर साइड ही हम लोग क्या जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए जब, ठीक है, तो ये होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम, ठीक है, जो भी दोनों में तुम बोलना चाहो। तो इसका मतलब ये होता है, आप समझ गए ना, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं आप। भाई ये कह रहा है कि भाई स्ट्रीम को देखो, पहले स्ट्रीम की स्पीड को हमने एस मान लिया, लेट से कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी, कुछ जो तुम्हारा मन करे। मैंने एस मान लिया क्योंकि स्पीड है तो एस से डिनोट करना सही रहेगा। तो अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी 24 माइनस एस किलोमीटर पर आवर, यही होगी भाई, है ना। और डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी 24 प्लस एस किलोमीटर पर आवर, यही होगी भाई, है ना। अब देखो, अब हमने एक फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था, है ना, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग वही दोबारा से वही सिचुएशन कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, है ना। अब डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन है, 32 किलोमीटर बोला उसने, है ना, तो 32 अपॉन में, अब ये बोल रहा है कि भाई अपस्ट्रीम में जब वो जा रहा है, अपस्ट्रीम में जब वो जा रहा है तो ज़्यादा ले रहा है टाइम, है ना। मतलब देखो पहले इसको ऐसे लिख लो कि टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 1 घंटे ज़्यादा लेता है, तो इज इक्वल टू 1। तो अब टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर अपॉन में 24 माइनस एस माइनस, अब माइनस क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि भाई दोनों का डिफरेंस है, 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम में, तो 32 किलोमीटर अपॉन 24 प्लस एस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक बार एलसीएम ले लेते हैं, देखो ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 24 माइनस एस 24 प्लस एस, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब भी नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो एक दूसरे का फैक्टर ना हो या एक दूसरे का मल्टीपल ना हो, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 ब्रैकेट 24 प्लस एस माइनस 32 ब्रैकेट 24 प्लस एस 24 माइनस एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब नीचे क्या सिचुएशन हो जाएगी भाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 32, देखो 32 की इससे मल्टीप्लाई लिख लो पहले बस ऐसे, 32 मल्टीप्लाई 24 प्लस 32 एस माइनस 32 इंटू 24, देखो माइनस माइनस प्लस 32 एस अपॉन में ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1, ठीक है। इसको राइट हैंड मतलब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 32 इंटू 24, 32 इंटू 24, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, 64 एस, और नीचे सॉल्व करते हैं तो 576 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस का एस स्क्वायर प्लस का 576 इज इक्वल टू 64 एस, ठीक है। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 64 एस प्लस का 64 एस माइनस का 576 इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब वही है, या तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, तो लगाते हैं भाई इसमें डी वाला फॉर्मूला। देखो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 64, 64 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 576, तो डी इक्वल टू
अब देखो 64 का स्क्वायर निकालना है। देखो मुझे आता नहीं है 64 का स्क्वायर, है ना। मान लो अगर नहीं आता, भाई बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल जाती है, मान लो नहीं आता, कैसे करेंगे? तो 64 का स्क्वायर निकालना है। भाई यूनिटरी डिजिट है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब स्टार्टिंग डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48। अब लास्ट प्लेस को छोड़ दो और 48 इसमें जोड़ दो। 6904 4096, ये हमारा 64 का स्क्वायर है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो इसको स्पीडली कर पाओगे। तो 4096 माइनस माइनस प्लस 6424, 2 इधर जाएगा, 4728 33 इधर गया, 4520 23, ये आ जाएगा d इक्वल टू 6400। तो अब s के लिए सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 64 प्लस अंडर रूट ऑफ 6400 अपॉन 2 इक्वल टू 64 प्लस 6400 का रूट करेंगे तो देखो 64 8 का होता है और 00 का 10 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 2 इक्वल टू 16 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकंड वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अब माइनस रखेंगे तो फिर ये नेगेटिव आंसर चला जाएगा, स्पीड नेगेटिव में होती नहीं है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारी क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर 80 रुपीज। भाई एक शॉपकीपर है, वो कुछ बुक्स खरीदता है 80 रुपए की। ये कह रहा है इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। भाई अगर इसने 4 बुक्स और खरीदी होती सेम अमाउंट की, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 रुपीज लेस। भाई ये कह रहे हैं हर एक बुक की कॉस्ट जो है वो 1 रुपये कम हो जाती। तो इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, हमें नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जो इसने इनिशियली खरीदी थी। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो ये कह रहा है शॉपकीपर ने पहले कुछ बुक्स बाय की होंगी भाई 80 रुपए की। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर उसने 4 बुक और खरीदी होती, है ना, अगर 4 बुक और खरीदी होती सेम ही अमाउंट में, तो हर एक की कॉस्ट 1 रुपये से कम हो जाती। देखो पहले तो एक चीज समझो कि भाई मान लो 80 रुपये 80 रुपये की मैंने एक्स बुक खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? एक्स। तो ये क्या आ जाएगी? देखो सिंपल सी बात सोचो भाई, अगर 10 रुपए की 5 टॉफी मिलती हैं तो हर एक टॉफी 2 रुपए की हुई, है ना। मतलब टोटल कॉस्ट को अगर मैं पर यूनिट में क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, अगर टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मुझे पर यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ से काइंड ऑफ फॉर्मूला तुम लोग समझ सकते हो कि कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, तो ये आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। इसको टोटल कॉस्ट कर लो, पर यूनिट कॉस्ट। तो देखो अगर मान लो भाई मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने भाई इनिशियली एक्स बुक्स खरीदी, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई कि भाई मैंने 80 रुपये में एक्स बुक्स खरीदी होंगी, 80 रुपये की एक्स बुक्स खरीदी, तो हर एक की यूनिट कुछ ना कुछ आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई मैंने 80 रुपये की कितनी 4 बुक्स ज़्यादा खरीद ली, मतलब पहले एक्स थी फिर 4 ज़्यादा खरीद ली, मतलब एक्स प्लस 4 खरीद ली, तो भी कुछ ना कुछ उसकी पर यूनिट कॉस्ट आई होगी। तो ये कह रहा है कि इस वाली कंडीशन में जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? ज़्यादा आएगी। और इस वाली कंडीशन में 1 रुपये कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब 1 रुपये से कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं। देखो ये हो जाएगा 80 अपॉन एक्स माइनस 80 अपॉन में एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। 1 रुपये कम पड़ती है। दोनों की पर यूनिट कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया तो 1 आया, है ना, क्योंकि 1 रुपये कम पड़ती है। इस वाले टाइम में जब वो खरीदता है, एक्स बुक्स खरीदता है, तो वो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है ना, और यहाँ पे कम पड़ती है। कितनी कम पड़ती है? 1 कम पड़ती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 80 ब्रैकेट एक्स प्लस 4 माइनस 80 एक्स इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 80 एक्स प्लस 320 माइनस 80 एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। भाई 80x से 80x कैंसिल हो जाएगा, 320 बचेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो। हम क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही उस बारे में है। क्योंकि फैक्टराइजेशन ही अगर पढ़ना होता तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट माइनस का 320, तो हो जाएगा d इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 420 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1280, है ना। तो d इक्वल टू 1296। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का b कितना है, माइनस का 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 1296 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब 1296 किसका होता है, 1296 होता है 36 का, 36 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। मतलब इनिशियली उसने कितनी बुक्स खरीदी थी, 16 बुक्स खरीदी थी। समझ गए ना भाई। अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे माइनस वाली सिचुएशन लेता तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आता आंसर, और बुक्स नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 16 को ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, कि इनिशियली उसके पास 16 बुक्स थी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है इफ निधि वॉज 7 ईयर यंगर देन व्हाट शी एक्चुअली इज। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि अब जितने वो साल की है वो उससे 7 साल छोटी है ना। तो ये कह रहा है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। भाई देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अपने आप में टफ है, तो इसे करना ही बहुत बड़ी दिक्कत है एक तो। ठीक है, तो पट करेंगे छोड़ेंगे तो है नहीं। तो हम समझते हैं भाई। देखो अब मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, x है। भाई हम लेट कर लेते हैं, लेट हर प्रेजेंट एज बी x। उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है। अब पहली कंडीशन हमें बोल रही है कि अगर वो 7 साल छोटी होती तो 7 साल छोटी होती तो भाई इसकी सिचुएशन क्या होती, डायरेक्ट 80 क्यों लिखते हैं। तो भाई अगर वो 7 साल छोटी होती x माइनस 7 होती। तो ये कह रहा है कि भाई देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी, भाई मतलब इसकी स्क्वायर का एज का क्या होता, ये कह रहा है वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। मतलब इसकी एक्चुअल एज x है ना, इसका 5 टाइम्स भी अगर कर दें और उसमें एक भी जोड़ दें तो उसके बराबर होगी। दोबारा समझाऊं। देखो भाई ये कह रहा है कि इसकी हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज इसकी x है। ठीक है, तो ये कह रहा है 7 साल पहले की बात है कि भाई अगर 7 साल छोटी है ना, तो x माइनस 7 करा हमने। तो ये कह रहा है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। मतलब उसकी एक्चुअल एज का 5 गुना करके अगर हम एक जोड़ दें तो वो उसके बराबर होगी। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 49 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया माइनस 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट x इक्वल टू 5x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 49 को उधर ले जाएंगे, ये जाएगा माइनस का 14x माइनस का 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 49। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 29 माइनस का 19x इज इक्वल टू माइनस का 48। एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 48 कैसे आएगा, या अब जब वही है, अब या तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो माइनस का 19 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 48। ठीक है, d इज इक्वल टू 361 माइनस इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32, 3 देगा 192। देखो अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, d इक्वल टू माइनस करेंगे तो आएगा 9 और 35 में से गया तो 16 166। ठीक है, तो 169 हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू माइनस 19 प्लस अंडर रूट में 169 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 19 प्लस 169 होता है 13 का, तो अपॉन में 2 करेंगे तो ये आएगा 32 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आई, 16 ईयर्स।
अब भाई हम यहाँ पे माइनस वाली कंडीशन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 19 बड़ा है, माइनस भी लगाएंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। तो x1 हो सकता है और एक x2। तो 19 माइनस 13 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 6 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 3 ईयर्स। तो x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है 16 और एक हो सकती है 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये कह रहा है क्रिकेट मैच, अब ये काइंड ऑफ एक तरह से तुम्हारी केस स्टडी टाइप है। ये कह रहा है ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, द पाथ ऑफ द बॉल इज पैराबोलिक। अब देखो पहले एक चीज तो समझो, पैराबोलिक का मतलब क्या हुआ, पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है ना, उनका ग्राफ जब भी बनेगा, जैसे हमने देखो लीनियर इक्वेशन में देखा था, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, उनका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला मतलब देखो ऐसे, या तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये जो कर्व बनता है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। देखो, तो इसने बोला कि पाथ जो है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक मतलब ऐसी कर्व टाइप है। तो इसने बोला द हाइट h इन मीटर्स ऑफ द बॉल एट द टाइम t इज गिवन बाय, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भाई, ये हाइट की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। उसने बोला कि हाइट बताओ 2 सेकंड बाद, ठीक है। उसने पूछा एट व्हाट टाइम विल द बॉल, वो कह रहा है कितने टाइम बाद बॉल जो है वो 30 मीटर्स की हाइट पे होगी, और उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, ये हमसे पूछे। देखो भाई कैसे करेंगे इसको। भाई देखो पहला पहला देखते हैं। इसने बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड्स के बाद जो हाइट होगी वो बतानी है हमें, है ना। तो मतलब हमारे पास टाइम दे रखा है t, ठीक है। तो पुट कर देंगे इसमें h ब्रैकेट 2 इक्वल टू -5 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 20 ब्रैकेट 2 प्लस 15 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो -5 ब्रैकेट 4 प्लस 40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 55, ठीक है। तो h आ जाएगी हमारे पास कितनी, 35 मीटर्स। तो फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा भाई कि 2 सेकंड बाद हाइट कितनी हो जाएगी, 35 मीटर हो जाएगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसने बोला एट व्हाट टाइम विल द बॉल हाइट 30 मीटर्स। भाई अब इसने बोला कि 30 मीटर्स की हाइट है, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ से t निकालना है ना। बेसिकली हमें यहाँ से t निकालना है, तो हमें हाइट दे रखी है बेसिकली, तो इसकी जगह 30 पुट करते हैं इज इक्वल टू माइनस का 5t स्क्वायर प्लस का 20t प्लस 15। तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या फिर इन पूरी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ताकि ये प्लस में हो जाए। तो 5t स्क्वायर माइनस का 20t प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, यही बचेगा भाई, ठीक है। मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि और थोड़ी छोटी हो जाएगी तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो 5 ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि 4 आ जाए, 3 और 1, है ना। तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन निकाला तो t माइनस 3, और माइनस का 1 कॉमन निकाला तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से t माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो लिखते हैं t माइनस 3 ब्रैकेट t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। t की वैल्यू 3 आ जाएगी और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये कह रहा है एट 1 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड्स हमारी हाइट क्या हो सकती है, 30 मीटर्स हो सकती है। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसने बोला फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट बतानी है हमें, इसकी कितनी हो सकती है, ठीक है। देखो मैक्सिमम हाइट का ना अब एक डायरेक्ट तरीका समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट कब अचीव की जा सकती है, मैक्सिमम हाइट तब अचीव की जा सकती है जब हमारा क्या हो, डी जो है वो 0 हो। डी जो है वो 0 हो, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन बनती है। तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा भाई, डी इक्वल टू 0 होगी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब एच जो है वो कितनी हो जाएगी, मतलब माइनस का b अपॉन में 2a हो जाएगी, क्योंकि d तो 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 0 0 ही होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी माइनस का 4t,
तो माइनस का 4 हमारी क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस का 4 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन में 2 ये आ जाएगा 2। तो टाइम कितना आ जाएगा, सॉरी एच नहीं है यहाँ पे, टाइम आएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है कि 2 सेकेंड बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा। ठीक है, और हमने देखा था कि 2 सेकेंड बाद वो कितनी हाइट अटेन कर रहा है, 35 मीटर। ठीक है, तो 35 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट 35 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर वांट्स टू फेंस अ रेक्टेंगुलर गार्डन यूजिंग अ वॉल ऑन द वन साइड एंड 100 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर फॉर द अदर 3 साइड्स। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, देखो एक चीज समझो, मान लो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है भाई, ये कह रहा है कि एक साइड पे तो वो क्या लगा रहा है, वॉल लगा रहा है, और बाकी 3 साइड के लिए उसने 100 मीटर का फेंसिंग करने के लिए वायर लिया है। बाकी 3 साइड के लिए, मतलब इसके लिए और इसके लिए। और हमें दे रखा है एरिया, उस गार्डन का एरिया दे रखा है, तो हमें डायमेंशंस, देखो डायमेंशंस बोले तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला है हमसे, लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2L प्लस बी, मतलब 2 बार लेंथ और 1 बार बी मिला के कितना है, 100 है ना, क्योंकि भाई एक साइड तो उसने क्या लगा दिया, फेंस लगा दी। एक साइड तो उसने फेंस लगा दी। अब देखो यहाँ से हम लोग एरिया हमें पता है L इंटू बी इक्वल टू कितना है, 1200। यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो L की वैल्यू निकाल लो, हम लोग बी की निकाल लेते हैं, तो बी आ जाएगा हमारा कितना, 100 माइनस 2L। ठीक है, इसको हम लोग उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो 100 माइनस 2L ब्रैकेट L इज इक्वल टू 1200। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा कितना, माइनस का 2L स्क्वायर प्लस का 100L इक्वल टू 1200। ठीक है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर माइनस 100L प्लस में 1200 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा L स्क्वायर माइनस 50L प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें लगा लेते हैं वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 2500 माइनस 4 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 600। ठीक है, तो 2500 माइनस 2400 D इक्वल्स 100। तो यहाँ से हम लोग L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो L इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 50 प्लस अंडर रूट में 100 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 30 मीटर्स। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास कितनी, 30 मीटर्स, और ब्रेड्थ आ जाएगी 100 माइनस 2 ब्रैकेट 30, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 40 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट जो केस स्टडी है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, होमवर्क है। थैंक यू। यहाँ पे तुम्हारा ये 1 शॉट खत्म होता है इसका।